नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एलएसी पर भारत और चीन के बीच बनी बात, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्ष 2020 से पहले की तरह पेट्रोलिंग कर सकेंगे दोनों देशों के सैनिक। जयशंकर साहब ने कहा कि चीन के साथ सैन्य वापसी का काम अब हो गया है पूरा। और डैम चौक और देप सांग की स्थिति को लेकर विवाद का भी हुआ समाधान। रूस में मोदी और जिनपिंग के बीच संभावित बैठक से पहले हुई ये घोषणा। कई बार लोगों ने मान ली थी हार, ये आप देखिए हमारे जयशंकर साहब करें। देखिए वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की अगर हम बात करें ना, तो ये भारत चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। 4057 किलोमीटर लंबी यह रेखा सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। या लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, आप देखिए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर जाती है एक तरह से। देखिए चाइना से हमारे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। लंबे समय से आप देखते हैं कि विवाद चला आ रहा था। पिछले वर्ष जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भी मोदी और जिनपिंग के बीच वार्ता में सीमा विवाद के जल्द से जल्द समाधान पर सहमति बनी थी। और सनद रहे कि 2017 में जब डोकलाम भूटान चीन भारत सीमा पर स्थित जगह में भारत व चीन के बीच लंबा सैन्य विवाद चला था, उसका समाधान भी मोदी और जिनपिंग के हस्तक्षेप से हुआ था। और यह भी उल्लेखनीय है कि जुलाई 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग ई के बीच 2 बार द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। उसके बाद आप देखिए विदेश मंत्रालय व सैन्य कमांडर स्तर पर होने वाली बैठकें भी हुई थी। इसके बाद से ही कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा थी कि भारत व चीन की तरफ से कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, और वो घोषणा हो चुकी है। देखिए ब्रिक्स की बातें हो रही हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना आपका यूट्यूब पर, वहां सभी संगठनों के बारे में बताया गया, तो वहां जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ब्रिक्स में आप देखते हैं कि 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अब 9 मेंबर हो चुके हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये उड़ानों को लेकर अफवाह पर कड़े होंगे कानून, दोषी की हवाई यात्रा होगी बैन। विमानों में बम की अफवाह की बढ़ती घटनाओं से निपटने को सरकार सक्रिय है। गृह सचिव ने सीआईएसएफ और बीसीएएस की डीजी संग की यह बैठक। आजकल आप देखते हैं झूठी भी अफवाह फैला दी जाती है कि बम से उड़ाया जा रहा है, और उसके बाद हम लोग इसे नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते हैं, हमें चेक करना होता है, परेशान होना होता है। पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता से कि आप नहीं चाहते कि भारत पंथ निरपेक्ष बने। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ने को दी गई थी ये चुनौती। और आपको मालूम होना चाहिए कि जस्टिस संजीव खन्ना और पीवी संजय कुमार की पीठ ने टिप्पणियां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए पंथ निरपेक्षता और समाजवादी शब्दों की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की है। और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह ने इस संबंध में याचिकाएं दाखिल की थी। और आप देखते हैं कि सोमवार को बलराम सिंह की ओर से बहस करते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने प्रस्तावना में संशोधन कर पंथ निरपेक्षता व समाजवादी शब्द जोड़ने का विरोध करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ने के पक्ष में नहीं थे। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। हिंदुत्व की जगह भारतीय संविधानित्व की मांग खारिज सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। गांदरबल में नाकाब पहनकर हमला करने आए थे आतंकी, जो अभी आप देखिए कश्मीर में जो हुआ है ना, उसी की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए 370-35 से हटने के बाद केंद्र शासित बना दिया गया इसे। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। अभी हाल ही में यहाँ 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। शिमला में मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। और देखिए हिमाचल प्रदेश, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे।
आधार ने 1,000 करोड़ में खरीदी धर्मा प्रोडक्शन में आधी हिस्सेदारी। वैक्सीन निर्माण के लिए प्रख्यात सीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला के प्रतिनिधित्व वाली सेरेन प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्मकार करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनियों की आधी हिस्सेदारी खरीद ली है। और इसके लिए आप देखिए उन्होंने सीरेन प्रोडक्शन के अंतर्गत करण की धर्मा प्रोडक्शन और धर्माटिक इंटरटेनमेंट दोनों कंपनियों में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने एक गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं। एक और आपको बता दूं, देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखते हैं कि अलग रास्ता ये अपनाए हुए हैं। नक्सल होता क्या है ये भी जान लीजिए। तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण आप देखते हैं कि नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। चंद्रबाबू और स्टालिन को नहीं अच्छे लग रहे हैं 2 ही बच्चे। ये आप देखिए नायडू ने कहा 2 से ज्यादा बच्चे वाले ही लड़ पाएंगे चुनाव, मिलेगा लाभ। दक्षिण में संसदीय सीटें कम ना हो इसके लिए पैदा करें 16 बच्चे, स्टालिन साहब करें। तमिलनाडु के सीएम ने 16 बच्चों की बात कही हुई है। अब आप देखते हैं कि भारत सरकार और आप देखते हैं खासकर बीजेपी के नेता कहते रहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। और हकीकत में आप देखते हैं कि कई नीतियां सरकार की तरफ से लाई भी जाती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में हकीकत में बच्चे बढ़ाओ योजना लाई जा रही है। एमके स्टालिन तमिलनाडु में आप देखते हैं वो भी कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा बढ़ाइए। ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश है अमरावती इसकी राजधानी है। ये आप देखिए आंध्र प्रदेश में घटती जन्म दर को लेकर ये आप देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू साहब कह रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पैसा खजाने में कौन जमा करता है? दक्षिण भारत के राज्य, लेकिन सबसे कम फायदा उन्हीं को मिलता है क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। अब उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, इनकी जनसंख्या ठीक ठाक है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। कितनी? 7 सीटें हैं। अतिशी यहाँ की नई मुख्यमंत्री है। अभी तो आप देखते हैं कि क्या बातें हो रही हैं, यहाँ वायु प्रदूषण की बातें हो रही हैं हर तरफ। उसी को लेकर आप देखिए तरह तरह के उपाय भी सुझाए जा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। समाचार एजेंसी को सरकार की कठपुतली कहने से बुरा कुछ नहीं हो सकता है। कोर्ट का राय, दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। समय मिलने पर भी जवाब नहीं देने के लिए विकिपीडिया की खिंचाई भी की है। एएनआई को आप देखते हैं कि कहा था ना। और आप देखते हैं कि कई बार क्या होती है कि गोदी मीडिया कहा जाता है ना, तो ये गोदी मीडिया कोई एक पार्टी के लिए आप देखते हैं शब्द नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसके लिए उपयोग होता था कि मीडिया जाकर गोदी में बैठ गई है। किसी रिश्तों को कमतर नहीं आंकता भारत, मोदी जी कह रहे हैं। पीएम की टिप्पणी ऐसे समय आई जब भारत कनाडा के रिश्ते नाजुक दौर में है। मोदी बोले हरियाणा चुनाव के नतीजों में स्थिरता का संदेश दिया। भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई। 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना और बीजेपी को बहुमत मिला। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है हरियाणा की। मोदी ने यह भी कहा आज भारत हर सेक्टर में हर क्षेत्र, या आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है वह अभूतपूर्व है। भारत की गति, भारत की पैमाना अप्रत्याशित है। विकसित भारत की अवधारणा जन चेतना का हिस्सा बन गई है और जनशक्ति राष्ट्र शक्ति को शक्ति प्रदान करती है। जितना अधिक आप देखिए भारत आगे बढ़ेगा, दुनिया को उतना ही अधिक लाभ होगा। देश के प्रयासों का उद्देश्य वैश्विक स्थिरता और शांति सुनिश्चित करना है। और आज भारत दुनिया के सबसे युवा देश में से एक है और इस युवा देश की क्षमता हमें आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। दुनिया का वर्तमान भविष्य एआई से जुड़ा है और भारत के पास एस्पिरेशनल इंडिया एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का दोहरा एआई लाभ है। जब दोनों की ताकत मिलती है तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। भारत दूरसंचार और डिजिटल भविष्य वैश्विक सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र पर भी तेजी से काम कर रहा है।
चाहे अनुसंधान की गुणवत्ता हो या पेटेंट और फिर ट्रेडमार्क पंजीकरण की संख्या, भारत में बड़ी वृद्धि हुई है। पूरी दुनिया संकट से जूझ रही है, जबकि भारत अप्रत्याशित विकास की ओर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया भारत को आशा भरी नजरों से देख रही है। मानव को सदी को दुनिया की सदी हमारा बनाना हमारा लक्ष्य है और भारत संकट के समय का साथी है। और कोविड महामारी के दौरान भेजे गए जीवन रक्षक टीके इसका उदाहरण है। देश उद्योग 4.0 के लिए जरूरी कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम कर रहा है। भारत एक उभरती हुई शक्ति भी है। ये कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ बनने की भारत की विश्वसनीयता है, कैमरन कह रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन कह रहे हैं। और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कि भारत ऐसे मध्यस्थता करे कि पुतिन कब्जा ना करें। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने की वकालत भी इन्होंने की है। पीएम मोदी मध्यस्थ बनने के लिए उपयुक्त हैं, ये वैश्विक निवेशक मार्क मोबियस ने कहा है। देखिए, यूएनएससी की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन रूस में एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो इन दोनों की मध्यस्थता की बात हो रही है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग है ना, उसमें से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 तो अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। स्थायी में चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट है। और स्थायी मेंबर के पास विशेष पावर मिली हुई है। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी इसके विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट होता है। तो उसी में आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, सुधार करने की बात हो रही है। मोदी व पुतिन की भी द्विपक्षीय मुलाकात आज संभव है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आज सुबह रवाना होंगे ना पीएम। 5 महीने के भीतर यह दोनों नेताओं के बीच दूसरी मुलाकात है। ब्रिक्स में अहम भूमिका निभाता है भारत। मिस्री कह रहे हैं ये जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए मुर्मू आज देंगी राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये आप देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 देंगे ये। और आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश ने इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर हासिल किया है। ये भी आप लोगों को याद मालूम होना चाहिए। उड़ीसा ने पहले स्थान पर, गुजरात और पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान। 2018 में शुरू किया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य सरकार के जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग DOWR, RD एंड GR द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। दोहरा रवैया अपनाता है कनाडा, जयशंकर साहब कह रहे हैं, विदेश मंत्री साहब हमारे कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश को DERC प्रमुख के रूप में दिया सेवा विस्तार, यानी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के। वक्फ बिल की बैठक में समाजवादी और सेकुलर पर छिड़ी बहस। संसदीय समिति के समक्ष विपक्षी सांसदों ने मंशा पर उठाया सवाल। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में बैठक आज भी जारी रहेगी। जो वक्फ संशोधन बिल आया हुआ था ना, वो संसदीय समिति को भेज जाना, उसी की बातें हो रही। 10 और परमाणु रिएक्टरों पर चल रहा है काम देश में। ये आप देखिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में स्थापित होने वाले नए परमाणु रिएक्टर 700 मेगावाट क्षमता के होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। उड़ान ने भारत के विमान क्षेत्र को बदल दिया, मोदी जी कह रहे हैं। नमामि गंगे में अभी आधे जल शोधन संयंत्र अधूरे हैं। ये आप देखिए, जून 2014 में शुरू की गई थी ना नमामि गंगे, और कहते हैं कि इतना पैसा खर्च हो चुका है इस पर कि एक दूसरी गंगा निकाल देते, फिर भी अभी आप देखते हैं कि गंगा स्वच्छ नहीं हो पाई है। 10 साल में बने केवल 143 संयंत्र, 143 टेंडर से लेकर निर्माण की प्रक्रिया। जल शक्ति मंत्री ने 31 दिसंबर तक सभी प्रोजेक्ट फाइनल करने के लिए भी कहा है। इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी गंगा और दूसरी नदियां क्यों नहीं हो रही हैं साफ, तो जवाब है कि जल शोधन संयंत्र STP के बनने, संचालित होने और चलने रहने की प्रक्रिया धीमी है बहुत, और बहुत सारी समस्याएं आप देखते हैं कि देखने को मिल रही है इसमें। ये अब आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है ना। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, झारखंड में आप लोग 81 सीटें देखेंगे। तो आप लोग राजनीति की बातें होती हैं, तो राजनीति की बातें तो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं रहती हैं कि कौन सा नेता क्या कह रहा है, लेकिन आप लोगों को रिजल्ट के बारे में, उस राज्य के बारे में और सीटों के बारे में वहां, और आप देखेंगे चुनाव आयोग के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग की एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी।
और आप देखते हैं कि 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की स्थापना, चुनाव यही करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चलती ही रहेगी, ये भी आप जानते हैं। ये आप देखते हैं कि वायनाड से लड़ रही हैं उपचुनाव कौन? प्रियंका गांधी। उपचुनाव कहने का मतलब होता है किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है ना, तो उसी को उपचुनाव कहते हैं। नोटा के अधिकार पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस। याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को दी गई चुनौती और मैदान में एक प्रत्याशी होने पर नोटा का विकल्प चुनने से रोकती है यह धारा, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। नोटा का मतलब होता है नहीं, जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है। ये आप देखिए धारा 53 लड़े गए और निर्भय चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 53(2) कहती है कि अगर भरी जाने वाली सीटों की संख्या और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बराबर है तो रिटर्निंग ऑफिसर उन सीटों को भरने के लिए ऐसे सभी प्रत्याशियों को उचित रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा। याचिकाकर्ता थिंक टैंक ने आप देखते हैं कि एक तरह से विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और हर्ष पराशर पेश हुए थे इसमें। और याचिका में आगे मांग की गई थी कि चुनाव आयोग नियमों 1961 के फॉर्म 21 और 21B के पढ़े जाने वाले नियम 11 को खत्म कर दिया जाना चाहिए। नियम 11 चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची के प्रकाशन और निर्वोच चुनाव में परिणामों की घोषणा में से संबंधित है। याचिका में दलील दी गई कि निर्वोच चुने जाने वाले प्रत्यक्ष चुनाव में जहां सिर्फ एक प्रत्याशी होता है, उपधारा 2 मतदाताओं को नोटा का विकल्प चुनकर नकारात्मक मत देने से रोकती है। 1952 से 82 लाख से ज्यादा मतदाताओं को हाउस ऑफ पीपुल के चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित किया गया है। अब आप देखिए किसी भी कारण से एक ही उम्मीदवार रहता है तो वो निर्वोच चुन लिया जाता है। नोटा का वो कह रहे हैं कि विकल्प तो होना चाहिए, कि कम से कम सब लोग तो ऐसा नहीं कि उसी उम्मीदवार से खुश हैं तो निर्वोच चुन लिया गया। कई बार क्या रहता है कि डरा धमका कर सबको बैठा दिया जाता है, एक ही बचता है। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों ने पहली बार भारतीय संविधान के तहत लिए शपथ। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत लेते थे, आप देखते हैं कि ये शपथ। और आप देखिए उमर अब्दुल्ला ने पहली बार कश्मीरी भाषा में ली शपथ। ये बहराइच हिंसा में भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी के नेता पर दर्ज कराया केस। अभियान के दौरान भाजपा के सदस्यों की संख्या 10 करोड़ पहुंची। भाजपा की बात करें तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ओबीसी को साधने के सहारे दांव लगाएगी सरकार। 2017 से बढ़ाए नहीं क्रीमी लेयर के दायरे को भी विस्तार देने की पहल हो रही है। अभी 8 लाख है, इससे बढ़ाते हुए 12 लाख रुपए करने की बात हो रही। क्रीमी लेयर कहने का मतलब होता है जिन लोगों को फायदा मिल चुका है ना आरक्षण का, उन्हें आरक्षण से बाहर का रास्ता दिखा देना कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है, यानी फायदा ले चुके हैं, अब आपको फायदा नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा अन्य पिछड़ा वर्ग में लागू है व्यवस्था। और आप लोग फॉर्म भरते जाते होंगे तो आपसे पूछा जाता है कि क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो आपको बराबर जनरल कैटेगरी के बराबर फीस देनी होती है, कोई छूट नहीं मिलती है। ये पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता है कि हमारे क्षेत्र में अशांति फैलाए और पत्नी से बोला फोन रखो मुझे गोली लग गई। करवा चौथ के समय की बात हो रही है। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर में कितने शहीद हो जाते हैं लोगों की, कितनी जान जाती है, फिर भी ये पाकिस्तान, और हर बार आप देखिए जहां से घुसपैठिए होते हैं उन्हें पता है कि उनका अंजाम क्या है, फिर भी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, क्या उनके दिमाग में भरा जाता है कि उनकी जान भी चली जाती है फिर भी अशांति फैलाने के चक्कर में रहते हैं। चोरी के 25 लाख के जेवरों पर पुलिस का नाका। ये थाना अध्यक्ष समेत 4 निलंबित। शिक्षिका की यहां हुई थी चोरी, माल बरामद करने के बाद हड़प लिया। कभी कभी आप देखते हैं कि क्या वसूलीबाज 2 दरोगा गिरफ्तार हुए हैं। क्या रहता है कि कई बार आपके रक्षक भी भक्षक बन जाते हैं। इस तरह की कई घटनाएं भी हुई हैं। ज्ञान वापी से जुड़े सभी मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित किए जाने की मांग हो रही है।
ये बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिषद को लेकर विवाद चल रहा है ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्य में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मदरसों के बच्चों को स्कूलों में स्थानांतरित करने की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा था पत्र। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर शीर्ष अदालत ने दिया अंतरिम आदेश। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड रद्द करने के मामले में भी सुनवाई हुई है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, एनसीपीसीआर की बात हो रही है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का ये आरोप है कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, इस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत ये व्यवस्था होना चाहिए और सरकारी स्कूलों में इस तरह से स्थानांतरित करना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि कई मुस्लिम संस्थाओं के द्वारा ये कहा गया है कि भैया हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है। और आप देखते हैं कि जो साइंस है, मैथ, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। केरल ने भी ये सफाई दी हुई है, केरल राज्य ने, तो इसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं। ये आप देख रहे हैं और तो बाकी चल ही रही हैं बातें खूब। जवानी में बुजुर्ग बन उठा रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन का लाभ। राजस्थान के एक जिले में 5 करोड़ का पेंशन घोटाला, देख लीजिए। ये डाना को लेकर अलर्ट, आज गहरे दबाव में तब्दील होने की शंका है। 25 अक्टूबर को भारी बहुत वर्षा का पूर्वानुमान, 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी हवा की गति। 24 की रात या 25 की सुबह उड़ीसा की पूरी बंगाल की द्वीप पुंज के बीच तट पार करने की संभावना है। चक्रवात की बातें हो रही हैं। ये इसका नाम डाना रखा गया है। इस सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगे गुजरात दंगों के वृत्त चित्र पर प्रतिबंध के फैसले की रिकॉर्ड। 2002 में जो हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। नई पीढ़ी के सुनहरे भविष्य का आधार गढ़ रहा है सरकारी स्कूल। भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में हर साल करीब 150 विद्यार्थी जेई, नीट व क्लेट जैसी परीक्षाओं में होते हैं चयनित। अच्छी बात है, मैं कहता हूं कि अगर सरकारी स्कूलों की हालत सुधर जाए ना, तो इतना मानिए कि बहुत अच्छी बात है। और देखिए, शिक्षा हर किसी का मूलभूत जरूरत है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और सरकारी स्कूलों में ये तो आप भी जानते हैं कि बेहतर कि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है। फिर भी अगर अच्छी शिक्षा वहाँ व्यवस्था हो जाए तो देश का भविष्य अच्छा बदला जा सकता है। ये बच्चों को ही तो देश का भविष्य, आने वाला भविष्य कहते हैं हम लोग। नेवा बुपा को आईपीओ के लिए मंजूरी मिली है। ये आप देखते हैं, नीपा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और पारस हेल्थ केयर लिमिटेड को आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। सेबी के बारे में भी याद रखिएगा, एक संस्था है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात कर रहे हैं। सब्जी दाल की कीमतों में ने बिगाड़ा त्योहार का जायका। खाने पीने की चीजों में अधिक खर्च होने से कम आय वाले उपभोक्ता टाल रहे वस्तुओं की खरीदारी। 9.24% स्तर पर पहुंच गई सितंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर। 60% से अधिक लोग प्रतिमाह सिर्फ 10 से 30 हजार रुपए तक कमाते हैं देश भर में। 10% आप देखिए, प्रतिशत से ज्यादा बड़े साल में आलू, प्याज, घी और तेल के दाम। सब्जियां देख ही रहे होंगे आप लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदला बिजनेस इकोसिस्टम। आप देखिए, SHRM के सर्वे में शामिल 65% कंपनियों ने माना कि वह नए कर्मियों की नियुक्ति में अब AI की ले रहे हैं मदद। कारोबारी माहौल में बढ़ रही है प्रतिस्पर्धा। 87% कंपनियां करना चाहती हैं कर्मियों को अपर कलिंग, री स्किलिंग। और 73% ने कहा AI के साथ रचनात्मकता बढ़ाने का समय है। मांडविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल शुरू किया है, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने। और यह आप देखते हैं कि
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। मांडविया ने कहा कि हर दिन 60,000 से 90,000 श्रमिक ई श्रम मंच से जुड़ रहे हैं, जो इस पहल में उनके विश्वास को दर्शाता है। एडा ने कहा कि IT ऑडिट कराएं 2 बीमा कंपनियां। सॉफ्ट डेयरी उत्पाद लगेगा 18% GST। 2017 में आया था ना GST। दूसरी श्रेणी के शीर्ष 30 शहरों में घरों की बिक्री 13% घटी। खपत मांग बढ़ने से निजी निवेश में तेजी के संकेत हैं। RBI बुलेटिन के मुताबिक देश में के वित्तीय परिदृश्य को विकास की गति देने वाले घरेलू इंजन से मिल रहा है भरपूर, आप देखते हैं, समर्थन। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अनुपूरक मांगों के लिए मांगे व्यय प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने चांदी 5,000 रुपए की उछाल के साथ 1 लाख के करीब पहुंच गई है। चांदी और सोना हमारे देश में बड़ा क्या रहता है, फिर यह भी रहता है। 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिकी बन जाएगा भारत, निर्मला कह रही है सीतारमण वित्त मंत्री जी। वित्त मंत्री ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कहा कि हम वैश्विक विकास में अपने योगदान को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 5 और बैंकों में CGM पद सृजित करने को मंजूरी भी मिली है। सुनील मित्तल की आवाज की नकल कर करोड़ों ट्रांसफर करने को कहा। टेलीग्राम दिग्गज ने सुनाया खुद के साथ होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी का किस्सा। थोड़ा याद रखा करिए, आजकल लूट-फूट की घटनाएं खूब चल रही हैं, लालच में। नीट UG में सुधार पर रिपोर्ट देने को विशेषज्ञ समिति को 2 हफ्ते मिले। ये मेडिकल परीक्षा की बातें होती है ना, उसी की। अब आप देखिए, जो चीन और भारत के बीच समझौता हुआ है ना, डोकलाम से लेकर देपसांग तक चीन ने पीछे खींचे पैर। ये एक जानकारी जरूर रखिएगा आप लोग। या आप देखिए, भारत अब 1962 वाला देश नहीं रहा। जो इसकी कथनी है वही इसकी करनी हुई है, और दुनिया इसे देख चुकी है। और इसका ताजा उदाहरण चीन के कदम से देखा जा सकता है। पहले जून 2017 में डोकलाम की तानातनी के बाद चीन को यहां से अपने पैर वापस खींचने पड़े। अब जून 2020 में टकराव के 4 वर्षों बाद चीन ने फिर से कदम वापस कर लिए हैं। आज का भारत अपने हकों के लिए लड़ता है और आवाज बुलंद करता है, लेकिन यह भी उतनी ही सही है कि यह शांति और वसुदेव कुटुंबकम में यकीन रखता है। और भारत चीन सीमा की बात करें तो भारत चीन सीमा के बीच कोई सीमा नहीं है। भारत और चीन के बीच, इसके बीच केवल एक काल्पनिक सीमांकन है, ना किसी मानचित्र या जमीन पर। आप देखते हैं, दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC अलग करती है। हालांकि दोनों देश LAC पर सहमत नहीं है। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर ही मानता है। इन स्थानों को हुई थी तनातनी। देपसांग हो गया, गलवन घाटी हो गया, गोगरा हॉट स्प्रिंग हो गया, पैगोंग सो, ये डैम चौक। डोकलाम का मामला क्या है, तो आप देखिए, भारत भूटान और चीन के बीच का तिकोना पठारी हिस्सा डोकलाम है। चीन यहाँ अपनी मौजूदगी चाहता है और इस पर मार्ग बनाकर पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाली भारतीय सीमा के पास आना चाहता है। इससे जुड़े समझौते भी हैं जो चीन को यहाँ आने से रोकते हैं, लेकिन ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। देखिए, इस क्षेत्र की बात हो रही यहाँ की, ये भूटान है, ये चाइना है। एक आप देखेंगे, एक कब हुआ था ये विवाद, तो भूटान के डोकलाम में 16 जून 2017 को चीन सड़क निर्माण सामग्री पहुंचाने लगा। विरोध के बाद भी जब चीनी सेना नहीं मानी तो भूटान ने भारत की मदद मांगी। भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और PLA को रोका। इससे गतिरोध बढ़ा और भारत ने अपने सैनिकों की तैनाती जारी रखी। हालांकि काफी विवाद हस्तक्षेप के बाद 28 अगस्त को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं वापस ले ली थी। कोरोना काल का विवाद, तो कोरोना काल के दौरान 15-16 जून 2020 की रात में गलवन घाटी और भारत और चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच भिड़ंत हो गई। इसमें एक कर्नल समेत 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और 1962 की लड़ाई के बाद दोनों देशों के बीच यह सबसे, आप देखते हैं कि और संघर्ष वाले क्षेत्र भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के बीच 5 ऐसे स्थान हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष की स्थिति बनी। इनमें देपसांग डैम चौक, गलवन घाटी, पैगोंग सो और गोगरा घाट स्प्रिंग शामिल है। इन क्षेत्रों से हट चुकी सेनाएं 2020 में हुए संघर्ष के बाद विभिन्न चरणों की कूटनीतिक और सैन्य कमांडरों की कई दौर की बैठकों के बाद गलवन घाटी, पैगोंग सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। यहाँ संघर्ष की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि देपसांग और डैम चौक पर सेनाएं तैनात थीं और संघर्ष का खतरा भी बना हुआ था। 4 वर्षों में चीन को हुआ भारी नुकसान। इस घटना के बाद से भारत ने चीन के विरुद्ध कई कड़े कदम भी उठाए। सीधी हुई उड़ानों पर प्रतिबंध, दोनों देशों के बीच 4 साल से कोई सीधी उड़ान नहीं हुई। चीन भारत पर सीधी उड़ान फिर से शुरू करने के लिए दबाव भी डालता है।
सख्त वीजा नियम, सीमा पर झड़पों के मद्देनजर भारत ने चीनी नागरिकों के वीजा आवेदनों की जांच बढ़ा दी थी। सख्त वीजा नियमों का मतलब था चीन के इंजीनियर देश में प्रवेश नहीं कर सकते थे। चीनी निवेश पर शिकंजा, 2020 में भारत ने पड़ोसी देशों में स्थित कंपनियों के निवेश की जांच प्रक्रिया में पुनर्निरीक्षण सुरक्षा मंजूरी की एक अतिरिक्त परत को जोड़कर इसे असख्त बना दिया। इसे चीनी कंपनियों द्वारा अधिग्रहण और निवेश को रोकने के कदम के रूप में देखा गया। और इसमें आप देखते हैं कि इसके कारण पिछले 4 वर्षों में चीन द्वारा प्रस्तावित अरबों डॉलर के निवेश की अनुमोदन प्रक्रिया अटक गई। मोबाइल ऐप्स पर बैन, डाटा और गोपनीयता के मुद्दों का हवाला देते हुए भारत ने लगभग 300 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया। इसके अलावा भारत ने पिछले साल चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी पर वीवा नियमों का उल्लंघन करने और 13 अरब डॉलर की धनराशि की हेराफेरी का आरोप लगाया। वहीं विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के उल्लंघन की जांच करते हुए चीनी कंपनी Xiaomi को की 60 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली थी। तो यही रहा चाइना और भारत के बीच विवाद। पुतिन की प्लानिंग में फंसा पश्चिम, ब्रिक्स की मेजबानी दिखाएगी, रूस को किनारा करना आसान नहीं है। अब देख रहे क्या हो रहा है। पश्चिम एशिया में शांति के लिए बिलंकन का 11वां दौरा है। इंडोनेशिया में 57 साल बाद सबसे बड़ा लंबा आप देखते हैं कि मंत्रिमंडल 109 सदस्य। आप सोचिए, पाकिस्तान ने मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित किया। पाकिस्तान में 64 वर्ष बाद हिंदू मंदिर का किया जा रहा है पुनर्निर्माण। नारोवाल के जफरवाल कस्बे में स्थित है बाउली साहब का मंदिर। आर्थिक मुद्दे पर हैरिस व ट्रंप के बीच वोटर नहीं कर पा रहे फैसला। ये अब आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव है ना, ये हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। शहाबुद्दीन कह रहे बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने कहा शायद उनके पास समय नहीं था। या आप देखिए, बांग्लादेश छोड़ के भारत आ चुकी है ना शेख हसीना। या आप देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अब आप देखिए, एक खेल का क्षेत्र है तो ये भी रहा करिएगा, देखा करिएगा। जोस बटलर वेंडीज के विरुद्ध वनडे सीरीज से बाहर हो गए। इंग्लैंड के वनडे कप्तान सबालेंका WTA रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। यूएस ओपन चैंपियनशिप अरीना सबालेंका की बात हो रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से हॉकी का पत्ता कटेगा। हॉकी का 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर होना तय माना जा रहा है। इसका कारण है मेजबान शहर ग्लासगो लागत में कटौती करना चाहता है। पैरा तैराकी में सिमरन सरनाया ने जीते स्वर्ण। ये सरफराज खान पिता बने। बेंगलोर में न्यूजीलैंड के विरुद्ध शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया में ऋतुराज होंगे भारत ए के कप्तान। ऋतुराज गायकवाड़ की बात हो रही है। भारत ने यूएई को रोंग पुख्ता किया, सेमीफाइनल का दावा। इमर्जिंग एशिया कप की बात हो रही है। बजरंग और विनेश के छूट लेने से प्रदर्शन की छवि प्रभावित हुई है। ये आप देखते हैं, साक्षी कह रही सेविया को रोनते हुए शीर्ष पर बरकरार हैं बार्सिलोना। फुटबॉल डायरी की बातें हो रही हैं। दीपिका ने विश्व कप फाइनल में जीता 5वां रजत पदक। रिकब तीरंदाज खिलाड़ी हैं ये। भावनाओं को रोके नहीं साधें, ये सदगुरु कह रहे हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनेगा श्री हनुमत जन्मोत्सव। यूक्रेन के नागरिकों ने विश्व शांति के लिए की उत्तराखंड के मंदिरों में आराधना। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी सिर्फ पॉइंट मिल जाते। भारत ने लॉन्च किया अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1। 2008 में इसरो ने मानव रहित अंतरिक्षयान चंद्रयान-1 लॉन्च किया और 14 नवंबर को यान सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा। ऐसा करने वाला भारत 5वां देश बन गया। उस समय तक केवल अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही चंद्रमा पर मिशन भेजने में कामयाब हो सके थे। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वेनेरा 9 यान ने शुक्र ग्रह की सतही
से पहली छवि प्रसारित की। 1975 में आज ही सोवियत अंतरिक्ष यान वेनेरा 9 ने शुक्र ग्रह की सतह से पहली छवि प्रसारित की। इस छवि में पत्थरों और शिलाओं ने ढकी एक चिकनी सतह दिखाई दे रही थी। लैंडर ने ग्रह के बादलों और वायुमंडलीय संरचना और विकास स्तर के बारे में भी जानकारी भेजी थी। अशफाक उल्लाह खां ने अंग्रेजों से लूटा था खजाना। क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां का जन्म 1900 में आज ही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। 1922 में चोरी चोरा घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया तो असंतुष्ट होकर अशफाक उल्लाह ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से 1925 में अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ने से उत्तर मध्य भारत में बदला मौसम का पैटर्न। आईआईटी बॉम्बे के जलवायु अध्ययन केंद्र ने किया यह दावा। ग्लोबल वार्मिंग का असर भी कहा जा रहा है। गर्मियों में हवाओं का रुख उत्तर की ओर होने से बिगड़ रही है लू की स्थिति भी। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में इम्यूनोथेरेपी हो सकती है मददगार। याद ही मेनोपॉज के बाद इम्यून सेल में होने वाले बदलाव महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बना। सेविंग फॉर्म फाइट। स्कॉटलैंड में सोमवार को सेविंग फॉर्म फाइट में भाग लेते सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी के छात्राएं और इस आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को उनके वरिष्ठ शैक्षणिक मार्गदर्शकों एवं संरक्षकों की से संबंधों का परस्पर जुड़ाव का एक पारंपरिक उत्सव है। रेजिन वीकेंड। उल्लास से भरे रेजिन वीकेंड के अंत में सेविंग की फॉर्म फाइट होती है। इसमें विविध प्रकार के पहनावों में छात्र छात्राएं एक दूसरे को फॉर्म से नहला देते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं। अग्नाशय कैंसर को बढ़ाने वाले एंजाइम को रोकने में मिली सफलता। अनुसंधान कर रहा है खेती से पहले हुआ था स्टार्च को पचाने वाले जीन का विकास। कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मनुष्य की मदद करने वाले जीन का विकास 8 लाख साल पहले शुरू हुआ था। साइबेरिया के 45,000 साल पुराने नमूने सहित 68 प्राचीन मनुष्य के जीनोम का विश्लेषण किया गया है। जूता सूंघने के आरोप में कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा। व्यक्ति को अपना इलाज कराने का आदेश भी दिया। चलिए ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज की कहानी न्यूज़पेपर की खबर होती है, करंट की खबरें। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।